नमस्कार, मैं हूँ के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। हम हर रविवार एक नया विषय लेकर के आते हैं, नए विषय पर डिबेट करते हैं। लेकिन इस बार का विषय अलग है, थोड़ा हट कर के है। राजनीति भी नहीं है, सियासत भी नहीं है। वह इसलिए क्योंकि देश इस समय आज़ादी का अमृत काल मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारी आज़ादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं। पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है। आज़ादी के पीछे है तमाम सारे लोगों का प्रयास, क्रांतियां और न जाने कितने आंदोलन, और उसके बाद हमने ये आज़ादी पाई। लेकिन आज़ादी के बाद भी चुनौतियां कम नहीं थी। यह देश धीरे-धीरे उठ कर के खड़ा हो गया, आज अपने पैरों पर खड़ा है। लेकिन इसके पीछे भी, इस आज़ादी को बचाए रखने के पीछे भी ऐसे लोगों का योगदान है जो समाज को कुछ न कुछ देते हैं, बाँटते हैं, जो अमृत बरसाते हैं, जो वास्तव में रियल हीरो हैं। हम आज उन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज जुड़ेंगी सुमन रावत हैं। इन्होंने कोरोना काल में अपने कंधों पर शवों को ढोया। जब अपने लोग छोड़ कर के साथ जा रहे थे, तब सुमन रावत डट करके खड़ी थी। सुनीता सिंह है, खुद कर्नल की बेटी हैं, नेत्रहीन बच्चों को पढ़ाती हैं और साथ ही भीख मांगने की जगह कलम उन्हें पकड़ाती हैं। सुनीता सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगी। डॉक्टर वैभव खन्ना है, मुस्कान नाम का एक अभियान चलाते हैं। लंबे समय से मैं इन्हें जानता हूँ। इनके अभियान की खासियत ये है कि निःशुल्क बच्चों का निःशुल्क इलाज करते हैं। ऐसे बच्चे जिनके होंठ, नाक, कान कट जाते हैं या जन्म से कटे हुए हैं, उनको ये प्लास्टिक सर्जरी द्वारा जोड़ते हैं और उनके जीवन में मुस्कान लाते हैं। डॉक्टर वैभव खन्ना भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर अमृतलाल जी पीलीभीत में रहते हैं। डॉक्टर अमृतलाल पिछले 2.5 से 3 दशक से, लगभग 3 दशक हो गए होंगे इनको। अमृतलाल जी ऐसे लोगों को कृत्रिम अंग बाँटते हैं, जिनके एक्सीडेंट में या किसी भी कारण से अंग खराब हो चुके हों, जिनके अंग काम न कर रहे हों, ऐसे लोगों को कृत्रिम अंग बाँटते हैं। हम बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। महोत्सव के जश्न में डूबा है और लोग इसे अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों में सबसे बड़ी खासियत है कि यह लोग इंसानियत को हमेशा सबसे ऊपर रखते हैं। और यही वजह है कि आज हमारे डिबेट का टॉपिक भी बाकी चैनल पर होने वाले बहस से बिल्कुल अलग है। आज हम उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ दूसरों की भलाई के बारे में सोचा है और हिंदुस्तान की जो पहचान है उसे बनाए रखने में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। सबसे पहली बात करेंगे सुमन रावत जी का, जिन्होंने कोरोना महामारी में जहां लोग अपनों को ही कंधा देने से दूर भाग रहे थे, वहां सुमन रावत जैसी महिला ने कई शवों का अंतिम संस्कार कराया और आज भी सामाजिक सरोकार में सबसे। दूसरा नाम सुनीता सिंह का है, जो कि कर्नल की बेटी है, लेकिन दृष्टिहीन बच्चों को पढ़ाना और गरीब बच्चों के हाथों में कलम पकड़ाकर उन्हें शिक्षा से जोड़ना अब इनकी मुहिम बन चुकी है। इसी में तीसरा नाम वैभव खन्ना का है, जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। वैभव खन्ना ने सैकड़ों ऐसे बच्चों के होठों पर वापस मुस्कान लाने का काम किया है, जिनके होठ कान कट जाने से उनकी जिंदगी मायूस हो गई थी। चौथे हैं डॉक्टर अमृतलाल, जो कि पीलीभीत के रहने वाले हैं और वह भी ऐसे लोगों को दोबारा जिंदगी देने का काम कर रहे हैं, जिनके हाथ पैर कटने के बाद वह अपने आप को दूसरों पर निर्भर मान लेते थे। अब वह भी मुख्य धारा से जुड़कर अपना जीवन बिता रहे हैं। यह सभी शख्सियत आज हमारे साथ जुड़ेंगे और बात होगी सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की। एक बार फिर आपका स्वागत है। बातचीत की शुरुआत हम सुमन रावत जी से करना चाहते हैं। सुमन जी, जैसा कि हमने देखा सुना आपके बारे में, पहले भी अखबारों में हम पढ़ते रहे हैं। शायद ही देश ने ऐसी महामारी का काल देखा हो। 100 साल पहले बताते हैं कोई फ्लू आया था, उसके बाद इस तरह की महामारी आई है। लेकिन इतिहास गवाह है कि पूरी दुनिया में इस तरह की महामारी पहली बार आई है। न हमने देखी, न पढ़ी, न सुनी। ऐसा वक्त जब लोग अपनों से दूर भाग रहे थे, ऐसा वक्त जब लोग अपनों का साथ छोड़ रहे थे, तब आपने एक ऐसा काम किया। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये इस तरह के काम की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? किस तरह से आपने सोचा कि आप शवों को ले जाएँगी, अंतिम संस्कार करेंगी? वह भी तब जब हमारे समाज में तमाम तरह के टैबू हैं, महिलाएँ शमशान जाती नहीं हैं, अंतिम संस्कार कराती नहीं हैं। ये टैबू हालाँकि टूट रहे हैं, फिर भी वर्जनाएँ बहुत हैं। ऐसे में इस तरह की चुनौती और इस तरह का साहसिक काम करना सच में बहादुरी का काम है। सुमन जी, किस तरह आपने इसको अंजाम दिया और कैसे लोग, क्या कुछ लोग आपकी मुहिम के साथ जुड़े? आप ही से जानना चाहते हैं। सुमन जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।
आपने मुझे पूछा कि कोविड में जब लोग अपने लोगों को ही छोड़ रहे थे तो हम आगे आए और उसके लिए बहुत सारे शमशान घाट पे बहुत सारे शव थे या ऐसे बॉडीज़ थी जहाँ पे हमें काम करना था। और मतलब एक अनएक्सपेक्टेड ये ऐसी महामारी थी कि हम लोगों ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरीके की कोई महामारी इस धरती पे कभी आएगी। और मैं आज यही कहना चाहती हूँ कि ईश्वर करे कि कभी इस धरती पर ये महामारी दोबारा ना आए। जैसे कि आपने कहा कि जो महिलाएं हैं वो शमशान पर नहीं जाती हैं और किसी के अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंचती हैं। मैं ये कहती हूँ कि आदमी कहीं पे धर्म की बात करता है, मानवता की बात करता है। धर्म भी तभी बचेगा और मानवता भी तभी बचेगी जब इंसान बचेगा। और ये महामारी ऐसी थी कि मतलब एक तो इसका जो वायरस था फैलने का कि अगर आप सामने जाते हो, ऐसे जो कोविड पेशेंट है उसको छूते हो, उसके कांटेक्ट में आते हो तो आप भी उसकी चपेट में आ जाते हो। ऐसी हालात में वाकई अपने लोग भी एक दूसरे से दूर होते गए। कहते हैं ना, जिंदगी सबको प्यारी होती है। चाहते भी थे कि सब बच जाए, लेकिन महामारी ही इस तरीके की थी कि उसको हम लोग रोकने का प्रयास हर तरह से, चाहे सरकार की तरफ से हो या हम लोग आप लोगों के आम जनता की तरफ से हो, बहुत तरीकों से उसको रोकने का प्रयास हो रहा था और सबको बचाने का प्रयास हो रहा था। ऐसी हालत में मरने वालों की भी संख्या शायद हजारों में हो रही थी और बहुत सारा मंजर इस तरीके का था कि ये नौबत आ गई थी कि हॉस्पिटल में अगर कोई किसी का मर रहा है तो बॉडी को भी क्लेम नहीं कर रहा था कोई कि हाँ ये हमारा रिश्तेदार है, ये मेरा अपना है। और हॉस्पिटल्स के भी यही हाल थे, घरों में भी लोग मर जा रहे थे, जो घर में थे वो भी लोग मर जा रहे थे। तो शायद हमारी अंतरात्मा और हम लोगों की जो मानवता है वो हम लोगों को बिल्कुल झकझोर रही थी कि ऐसे पीरियड में जितना हो सकता है हम लोगों को बाहर आना चाहिए। मैं आपको ये बताते चलूँ, पावर विंग्स फाउंडेशन एक बहुत बड़ी टीम है हम लोगों के पास, जो बिल्कुल विशुद्ध सामाजिक रूप से सड़कों पे काम करती है, शमशान के पे काम करती है, अस्पताल पे काम करती है और स्लम्स में काम करती है। महामारी के इस मंजर में हम लोगों ने सोचा कि जो ये बॉडियों की ढेर लग रही है, चाहे वो हॉस्पिटल से हो चाहे कहीं पे भी हो, तमाम आप लोगों के ही जरिए न्यूज़ चैनल से हम लोगों को हर भाग का, हर क्षेत्र का, हर शहर का, हर गांव का सारे समाचार हम लोगों को मिल रहे थे कि कहाँ क्या स्थिति है। बस हमारी टीम ने कमर कसा और कहा कि कोविड प्रोटोकॉल। ये जानना चाहूंगा कि पहला जो आपने दाह संस्कार किया या अंतिम संस्कार किया वह कहाँ का था, क्या उसके साथ हुआ, कुछ इस तरह से कुछ आपको याद है, कुछ बता सकती हैं? बहुत याद है, बिल्कुल मैं जी आपको बताऊंगी कि बहराइच का एक कोई लड़का था और उसका 23 इयर्स की उसकी एज थी। और जब उसको पहली बात तो मुझे दुख इस बात का था कि जब उसको लाया गया गांव में तभी भी बहुत अनभिज्ञता थी कोविड के बारे में कि ये हो क्या रहा है। ऐसा सडनली बुखार आ रहा था लोगों को, उसके बाद उसका मतलब सांस फूलना और बहुत तेजी से मतलब उसका जो इम्यून सिस्टम है वो डाउन होता जा रहा था। तो ऐसे में बहराइच का एक लड़का था, बहराइच के किसी गाँव का लड़का था, वो काफ़ी दूर बहराइच बॉर्डर का एक गाँव पड़ता है, मैं भी कुछ हाँ गाँव का लड़का था। उसके साथ उसके फादर थे और वो करीब नियर अबाउट होंगे 67-68 इयर्स के। और जब वो मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा परेशान थे, किसी भी तरीके से वो एक एम्बुलेंस में उस बच्चे को लाए थे, लेकिन कोई भी उसको एडमिट नहीं करा पा रहा था। ऐसे में शायद किसी ने हमारा नंबर उनको दिया, कहा कि इनको आप कॉल करिए, शायद आपका बच्चा एडमिट हो जाएगा। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वो मंजर इतना खतरनाक था कि वो बच्चा अंतिम सांसें गिन रहा था। मैं पहले तो कुछ थोड़ा सा दूर खड़ी हुई, लेकिन जब मैंने देखा कि ये बहुत वाकई उसकी स्थिति बहुत खराब थी, मैं जब और नज़दीक आई तो हमने भी वहाँ पे काफ़ी कांटेक्ट किया, दौड़ा भागी की बहुत सारे लोगों को कि इसको भर्ती करा दीजिए, किसी भी तरीके से इसका ऑक्सीजन इसको लग जाना चाहिए। हम दौड़ा भागी कर ही रहे थे, इतने में उस लड़के ने दम तोड़ दिया उसी एम्बुलेंस में ही। अब वो मंजर आप समझ सकते हैं कि एक 68 ईयर्स के बाप के सामने वो बच्चा जब ख़त्म हो गया,
बहुत क्रिटिकल पोजीशन में उसको ले करके आए थे, तो हम चाह करके हम भी कुछ नहीं कर पाए। हालांकि सीएमओ साहब को भी मैंने कॉल किया था, वो भी बहुत प्रयास कर रहे थे, नहीं हो पाया, मर गया, जी खत्म जी। हो गया। अब ये था कि जो कोविड की बॉडीज हैं उनको अदर जनपद में नहीं ले जाना हो, जिधर डेथ हुआ है उधर ही उसका अंतिम वहीं उसका संस्कार अंतिम भी होना है। संस्कार होना था जी। के पास कुछ नहीं था जी, वही उसका पहला अंतिम संस्कार था। और उसके बाद हम उसको सीधे बैकुंठ धाम में लाए, और बहुत इमोशनल और भावुक मंजर था वो उस समय। और जितनी भी मदद हो सकती थी उस पिता की हम लोगों ने की। जो एम्बुलेंस वो लेके आए थे उसको वापस कर दिया। दूसरी एम्बुलेंस से मैं खुद स्वयं अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपने खर्चे पे हमारी टीम उसको लाई, और उनको बैकुंठ धाम में उस बच्चे का अंतिम संस्कार किया हम लोगों ने। ठीक है सुमन जी, हमारे साथ सुनीता सिंह जी भी जुड़ी हुई है। सुनीता सिंह जी नेत्रहीन बच्चों को पढ़ाने का काम करती हैं, खुद कर्नल की बेटी है, आपका स्वागत है। और साथ ही ऐसे बच्चे जिन्हें भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाए या ऐसे काम उनको कराने पे मजबूर किया जाए, उनको रोकने का प्रयास करती है और उन बच्चों के भविष्य संवारने का काम कर रही है। एक अनुकरणीय पहल है और इस अमृत काल में, इस अमृत महोत्सव में हमारा सौभाग्य है कि सुनीता जी हमारे साथ हैं। हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सुनीता जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। साथ ही हम ये जानना चाहते हैं कि आपने इस मुहिम की शुरुआत कब से की? कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली? और अब कहाँ तक आप पहुँची हैं? आगे क्या इसका एजेंडा रहेगा? क्या कोई टारगेट है, लक्ष्य है? अब विस्तार से थोड़ा-सा बताइए। हमने शुरुआत की थी अराउंड 3 साल पहले। जी। थोड़ा सा फ्री हो गए, बच्चों का सेटलमेंट हो गया। देन आई थॉट कि चलो भाई, अभी इस फील्ड में मैंने कुछ कुछ देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, बट उस समय नहीं मिल पाता था, तो इसलिए कुछ कर नहीं पाते थे। और सुमन दीदी हमारी बहुत बड़ी मोटिवेशन है हमारे लिए। और बाकी हमारा ये रहा है कि हम कोशिश करते हैं, जगह जगह बच्चे ऐसे हैं, स्कूल्स हैं जिनमें लाइक फैसिलिटीज़ नहीं है। गांव में स्कूल्स हैं, उनको हम लोग विजिट करते जी। हैं और उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, पढ़ने के लिए प्रॉपर टीचर्स नहीं हैं, बैठने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जब हमारा बेस स्ट्रांग होगा, जब हमारे नई जनरेशन हमारी अच्छे से पढ़ेगी लिखेगी, तभी बढ़ेगा इंडिया। तो उसी पर हम लोग चलते हैं। और नेत्रहीन बच्चों का और जो हैंडीकैप बच्चों का है, उनका बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत अच्छे से कर पाती हैं। तो इस फील्ड बिल्कुल। में हम लोग कोशिश कर रहे हैं बहुत कुछ करने की। और बाकी स्कूल्स में हम आपको एग्जांपल देते हैं, एक माझी गवा करके गांव है सुल्तानपुर रोड पे। तो वहाँ पे उस स्कूल में लाइक टीचर्स वगैरह कोशिश करते थे बच्चों को पढ़ाने की, मोटिवेट करने की कि आप स्कूल आइए, सब कुछ करिए, आके अपना स्कूल में पढ़ाई करिए। बट बच्चों का ये होता है कि जब तक कुछ आप प्रॉपर टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर एक कुछ अट्रैक्शन नहीं है, तो गांव के बच्चों का थोड़ा सा इट इज़ डिफ़िकल्ट उनको मोटिवेट बिल्कुल। करना कि आप आओ स्कूल में पढ़ो। तो वहाँ पे हमने काफ़ी बच्चों को मोटिवेट किया और वहाँ पे उनके बैठने बैठने के लिए, वो ज़मीन में बैठ के पढ़ते थे, तो उनको हमने बेंचेस वगैरह प्रोवाइड की, स्कूल में बैठने के लिए जगह, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट कराया। और उसमें तो काफ़ी बच्चे मोटिवेट हुए, वहाँ पे काफ़ी बच्चे आने लग गए पढ़ने के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल था। और इसी तरह से हम लोग, और भी बच्चे हैं जहाँ पे जिनका कोई नहीं है, जिनको फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, उनको भी हम लोग प्रमोट करते हैं कि हम लोग हेल्प करते हैं उनकी फ़ीस भी स्कूल में जमा करके, और प्रिंसिपल और टीचर से मिल करके कि आप इन पे ध्यान दीजिए, हम लोग इनकी फ़ीस करेंगे। और बाकी और भी काफ़ी फील्ड्स में हम लोग काम करते हैं, क्योंकि आई एम बीइंग एन आर्मी ऑफिसर्स डॉटर, और मेरा ब्रदर जी। भी जो कि कारगिल वॉर में भी रहा है, ब्रिगेडियर है इस समय। तो वो थोड़ा सा मोटिवेशन घर से भी मिलता है। तो इसलिए हमेशा ये रहा है कि एनिमल शेल्टर्स के लिए भी हम लोग करते हैं, और बाकी ओल्ड एज होम्स के लिए भी करते हैं, वहाँ भी विजिट करते हैं, उनको टाइम देते हैं। क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि करते तो बहुत से लोग हैं, बट समय नहीं दे पाते। और जब आप बिल्कुल, बिल्कुल। ओल्ड एज होम वगैरह जाइए, तो वहाँ पे क्या होता है, उनका ये होता है कि वो चाहते हैं कि हम उनके साथ बैठें, उनकी समस्याओं को समझें, उन्हें अंडरस्टैंड करें और उन्हें थोड़ा सा पैम्पर करें।
और ये सबके लिए टाइम नहीं होता है लोगों के पास। लोग आके देख करके बहुत सारी चीज़ें जाते हैं, बट उसका कोई यूज़ नहीं है अगर आप बैठ के उनको थोड़ा सा समय ना दो। और जब हम उनसे बात करते हैं तो मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस तरह से कुछ हैं अपने पुराने ही उसमें रहते हैं कि हमारा वहाँ घर है, जिनके खुद के बच्चे उन्हें छोड़ के चले गए हैं, जी तो जी हमें जी। बताएंगे कि अरे वो बस थोड़े दिन के लिए करने छोड़ के गए हैं, अभी हमें लेने आएंगे वापस। पर फिर उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और कोई वापस नहीं आता। ऐसे कई कितने ओल्ड एज होम्स भी हमने विजिट किए हैं जिसमें ये हालत है। और बहुत सच में वहाँ से निकल करके बहुत दिल में दुख होता है, तो मन करता है कितना कुछ हम लोग कर डालें इस समाज के लिए और बढ़ाने के लिए और बच्चों के लिए। और मतलब बहुत कोशिश करते हैं कि सबके लिए हम लोग कुछ सुनीता कर जी, पाए। आपने नेत्रहीन बच्चों पे भी काम किया है। एक आपसे आगे जो ओल्ड एज होम वगैरह इस पे तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन एक छोटी सी जिज्ञासा ये है कि जब बच्चों को लेकर के आप काम करती हैं तो किस तरह की चुनौतियां सामने आती हैं, चैलेंजेस किस तरह के आते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता होगा कि उनके पेरेंट्स तैयार नहीं हो उनको पढ़ाने के लिए, बहुत सारी दुविधाएं हैं और बहुत सारे टैबूज हमारे समाज में हैं। तो उस तरह के कोई चैलेंजेस, कोई एक ऐसा उदाहरण है आपके पास कि जब आप फील्ड में काम करने निकलते हैं तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? हाँ जी, वो एक्चुअली क्या है कि पहले तो ये होता है कि जिनके बच्चे नेत्रहीन हैं या हैंडीकैप है उनको लगता है कि अब तो इनकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरनी है, इनका कुछ भला नहीं हो सकता, जी। ये सोच रहती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि वो जहाँ भी अप्रोच करने की कोशिश करते हैं उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है समाज में, क्योंकि सपोर्ट बिल्कुल। करने के लिए बहुत ही कम लोग होते हैं जो आगे आके सपोर्ट करते हैं। और ये तो सबसे आसान होता है कि अब ये तो ऐसा है तो अब ये ऐसे ही चलेगा। तो बिल्कुल। उसमें हम लोग को पेरेंट्स को मोटिवेट करना पड़ता है कि देखिए आप इस टेंशन मत लीजिए, ऐसे बच्चे पढ़ भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इतना ट्रेन किया गया है कि वो सोचिए हाथ नहीं होते हुए, पैर नहीं होते हुए वो ड्राइंग करते हैं, इतने सुंदर गाना गाते हैं। और नेत्रहीन बच्चे और जो डेफ एंड डम हैं वो शूटिंग में मतलब नेशनल लेवल तक गए हुए हैं। और अरे वाह। ये एक दृष्टि सामाजिक संस्थान है, वहाँ पे भी हम लोग जाते रहते हैं। वहाँ के बच्चे नेशनल सोचिए शूटिंग में उतरे हुए हैं। गर्ल्स वहाँ की 3 गर्ल्स जो कि जी नेशनल जी। शूटर हैं, वो डेफ एंड डम हैं। बट उनका फोकस और जो नॉर्मल इंसान होता है उनसे ज़्यादा अच्छा फोकस है उनका। ठीक है और सुनीता जी। बाकी डॉक्टर वैभव खन्ना जी, डॉक्टर वैभव खन्ना शहर का जाना माना नाम है, खासतौर पर लखनऊ और पूरे आसपास के क्षेत्र में डॉक्टर वैभव खन्ना को सभी जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपका अभियान है मुस्कान। इस मुस्कान के बारे में बताइए। आप जाने माने प्लास्टिक सर्जन हैं। आपने अपने प्रोफेशन को पैशन बनाया और वो पैशन ऐसा बनाया कि आप निःशुल्क ऐसे बच्चों का इलाज करते हैं जिनके होंठ, कान, नाक कट जाते हैं या जन्म से नहीं है। थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि आपने ये कब से शुरू किया और उसके क्या परिणाम रहे। आप समय समय पर इस तरह के अभियान भी चलाते रहते हैं, तो हम जानना चाहते हैं और दर्शक दर्शक भी जानना चाहते हैं ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। डॉक्टर वैभव। उपाध्याय जी नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पर्व पे जो आपका ये अनूठा प्रयास है ये बहुत प्रशंसनीय है और इसके लिए आप और आपकी टीम सब बधाई के पात्र हैं। जैसा कि आपने कहा, ये मुस्कान, हम 2004 में राममूर्ति में डायरेक्टर थे, वहाँ से हम गए ताइवान एक फेलोशिप पे। तो पहली बार वहाँ पे बहुत बड़ा सेंटर है क्लेफ्ट का, वहाँ हमको इसके बारे में मालूम पड़ा। और जब मैं इंडिया में आया तो इसकी जो हेड थे, पूरे एशिया के हेड थे, मिस्टर काला जी, आज वो दुनिया में नहीं है। उनके जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। उपाध्याय जी इतना बड़ा इंसान और इतना सरल इंसान, ये दिखाता है उसकी महानता को। और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, वो हमारे सेंटर आए। उस समय हमने पहले शुरुआत करी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ, उसमें विवेकानंद इंस्टीट्यूट के अंदर उस समय डिपार्टमेंट नहीं था। हमने उस डिपार्टमेंट की शुरुआत करी और जो जो कमियां थी हमारे पास थी, वो बैठे 2 घंटे में डिसाइड किया। उसके लिए जो जरूरत थी, फंड की जरूरत थी, उन्होंने दिए और धीरे धीरे करके उन्होंने उसको बनाकर बेस्ट डिपार्टमेंट बनाया। तो ये पहचान होती है किसी पॉजिटिव आदमी की, पॉजिटिव अप्रोच की। ये अभियान, ये स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट,
यूएस की बिगेस्ट एनजीओ है, जहां बिल गेट्स और वैसे आज इंडिया के लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं, बजाज भी इन्वॉल्व है। तो लोगों ने सहायता दी और हर इंसान ने वहां पे सबसे बड़ी बात क्या है इस संस्था में कि आदमी भी, इंडिविजुअल भी इन्वॉल्व है और बड़े बड़े बिलियनर भी इन्वॉल्व हैं। तो सबने अपने पैसे से, अपने सहायता से जो हो सकता था डोनेट किया और उस डोनेशन के सहायता से इसका फंड तैयार हुआ। और आज उन्होंने पूरे साउथ एशिया कंट्रीज के अंदर, इंडिया में मिला के एशियन कंट्रीज के अंदर 10 लाख से ऊपर बच्चों का ऑपरेशन कराया। आज संख्या 15 लाख पहुंच चुकी है। इंडिया में 5 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। हम लोग खुद 15,000 से ऊपर ऑपरेशन कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं। ये एक जो हमारा शुरुआत हुई है 2005 और 6 में, सोचिए 17-18 साल का एक लंबा सफर है। और इस सफर में सबसे बड़ी बात क्या है कि हर सरकार ने, आप जैसे भाइयों ने, मीडिया ने, समाज के लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, सबने, इवन रोटरी क्लब, सबने सहयोग दिया। जहां जहां हम लोग गए हैं, जहां जहां कैंप किए, सबके समाज सेवियों की सहायता से। लेकिन जब कैंप किए और जब गांव में गए तो रियलाइज हुआ कि क्या गरीबी है, क्या परेशानियां हैं। ऐसी परेशानियां थी कि लोगों के पास आने के लिए पैसे नहीं थे, 50 रुपए नहीं थे। तब जाके हमने उनसे रिक्वेस्ट करी तो उस संस्था ने इसको तुरंत समझा और हमको ट्रैवलिंग ग्रांट दी। तो आज ये बच्चे माँ बाप फ्री में आ सकते हैं, ऑपरेशन करा के जा सकते हैं। और उसके बाद इवन हमने स्कूल जाने के लिए उनको मोटिवेट किया। उसके लिए भी हमने प्रोग्राम शुरू किया कि बच्चे मेन स्ट्रीम में आए। देखिए उपाध्याय जी, जब एक बच्चा विवश हालत में आता है और माँ बाप पैनिक होते हैं, उसके बाद जब वो मुस्कान लेके जाता है और जो स्माइल होती है चेहरे पे, उससे बड़ा कोई न पैसा है न कुछ है। दैट इज द बेस्ट रिवॉर्ड आपको मिलता है। और आज हम इसमें इमोशनली इन्वॉल्व हो चुके हैं इसमें। और इसके अंदर हम ही नहीं है। देखिए, मैं अखिलेश जी थे, तब हम लोग कंबोडिया जा रहे थे, तो उन्होंने अपने घर से पूरी टीम का, पहली बार यूपी के अंदर से एक टीम गई थी जिसमें पैरामेडिक गए थे, नर्सेज गई थी, टेक्नीशियन गए थे। उन सबका उन्होंने स्वागत किया। महाराज जी ने अपने घर पे एक यात्रा करी, मशाल यात्रा करी, उन्होंने अपने घर पे करी। अपनी अवस्थी जी से सब लोग, जो भी आप नाम लें, चाहे कोई डीएम हो, चाहे कोई कमिश्नर हो, चाहे कोई, सब ने आगे बढ़ के, अनिल सागर जी ने पूरी साइकिल यात्रा करी। अपनी अवस्थी जी पैदल चले हैं 9044 से लेकर महाराज जी के वहां सीएम हाउस तक। ये इन्वॉल्वमेंट है इस तरह के कॉज में। आप जैसे लोगों ने, आपसे रिक्वेस्ट करी, जिससे भी रिक्वेस्ट करी मैंने, किसी ने आज तक उफ नहीं किया। आप जहां जहां भी रहे, आपने अपने उस पर प्रयास से, ताकि ये प्रॉब्लम क्या है कि ये जो अभियान है ये गांव में ही प्रॉब्लम ज्यादा है। ये जो स्माइल ट्रेन क्लेफ्ट के प्रोजेक्ट हैं, इसमें कटे ओंठ होते हैं, तालू होता है और ओंठ कट जाते हैं, चेहरा कट जाता है। ये बच्चे ज्यादा गरीबी में होते हैं, वो कुपोषण एक बहुत बड़ा कारण है इसका। तो जब बच्चे गांव में होते हैं, वहां ना मीडिया होता है ना अखबार होता है, वहां पे ये संदेश पहुंचाना कि निःशुल्क हो रहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और देखिए उपाध्याय जी, आप सोचिए कि आज भी अगर एक बच्चा हमारे पास 20 साल का आ जाए, जिसके तालू कटा हुआ है, तो हमारे लिए शर्म की बात है। हमने कहीं कमी करी है कि हम उसके तक नहीं पहुंच पाए और उसको सही समय पर कर नहीं पाए ऑपरेशन, जो समय 1 साल का था और 20 साल हो गया। तो आप सबका सहयोग से, और हमारी अपनी टीम भी इन्वॉल्व है। डॉक्टर आदर्श हमारे साथ हैं, डॉक्टर कोहली हैं, डॉक्टर तुलसी, पूरी टीम है। तो ये बिना टीम के प्रयास नहीं, हम अकेले नहीं हो सकते। जब टीम होगी, जो टीम में जो लड़का गाँव घूम रहा है, मोटरसाइकिल से घूम रहा है, पसीने में घूम रहा है, उसका प्रयास भी बहुत बड़ा है। ठीक, तो मेरा अपना ही कहना है खन्ना, आपके पास में फिर से आऊंगा। एक बार डॉक्टर अमृतलाल जी हैं। अमृतलाल जी पीलीभीत में रहते हैं और अमृतलाल जी पिछले कई सालों से निःशुल्क कृत्रिम अंग बांट रहे हैं। अमृतलाल जी से जानना चाहते हैं कि ये इस मुहिम की शुरुआत उन्होंने कब की, अब तक कितने लोगों को वो कृत्रिम अंग बांट चुके हैं, उसमें क्या खर्चा आता है, उसका फंड वो कहाँ से लाते हैं, किस तरीके से उन्होंने लोगों को हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, और भी बहुत सारी चीजें। मैं भी उनके 1-2 कार्यक्रमों में शामिल होने का मुझे सौभाग्य मिला है। अमृतलाल जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसे इस मुहिम की आपने शुरुआत की। ऐसा है सर, मैंने पिछले 3 साल पहले ये सोचा था कि भारतवर्ष के गांव में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके दिल में छेद होता है जी, और जी। उनके माँ बाप इस लायक नहीं होते हैं कि वो उन बच्चों का इलाज करा सके। तो ऐसे बच्चों को मैंने ढूंढना शुरू करा।
फेसबुक के माध्यम से। पिछले 3 साल में करीब 1399 बच्चे हमने ढूंढे हैं और उन बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन कराया है। ये ऑपरेशन एक हॉस्पिटल है पलवल में, सत्य साईं संजीवनी हॉस्पिटल, जहां पर कि ये बच्चे भेजे जाते हैं। वहां उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, बल्कि उनके रहने और खाने की सुविधा भी अलग से फ्री दी जाती है। और ये काम हम लोग जो है वो करते रहते हैं। रोज 2-3 बच्चों के फोन आ जाते हैं ताकि हमारा ये काम चलता रहता है। दूसरा काम हमारा ये है कि जिन लोगों के हाथ कोहनी के आगे से कटे होते हैं, उन लोगों को हम लोग जो है वो आपको वर्किंग हैंड देते हैं। अभी तक वर्किंग हैंड इंडिया में नहीं मिलते थे, अब जो है वर्किंग हैंड आते हैं अमेरिकन, और ये हाथ जो है वो लगते हैं और आदमी उससे काम करने लगता है। उससे 2 उंगली जो है वर्क करती हैं। ये काम भी हम लोग ऑल ओवर इंडिया लेवल पे इन लोगों को ढूंढते हैं। पीलीभीत जैसी छोटी जगह में 2 कैंप इसके हो चुके हैं। इसके अलावा एक कैंप हल्द्वानी में और एक कैंप मुजफ्फरनगर में लगाया गया, और अभी भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन है। अगर पर्याप्त रजिस्ट्रेशन हुए तो एक नया कैंप भी लगाया जाएगा। इसके अलावा जो है हम लोग हर महीने अमृतलाल जी, इनका खर्चा आप कहाँ से लाते हैं? जैसे मैंने सुना है कि जो दिल में छेद होता है बच्चों का, उसका ऑपरेशन बहुत महंगा होता है, और जिन अमेरिकन हाथों की आप बात कर रहे हैं, जिन अंगों की बात कर रहे हैं, वो भी बहुत महंगे आते हैं। तो ये फंड आप कहाँ से जुटाते हैं? इस फंड की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अमेरिकन हैंड भी हमें फ्री मिलते हैं। और जहां तक बच्चों के ऑपरेशन का सवाल है, तो वहां ऑपरेशन भी फ्री होता है, उसमें कोई पैसा नहीं जाता है। सिर्फ हमें उन बच्चों को वहां तक भेजना होता है। जी ठीक है। सुमन रावत जी, मैंने सुना है कि आपने 10,000 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया। ये एक बड़ी चुनौती थी, और ये बड़ी त्रासदी भी कि 10,000 शव जो है उनका अंतिम संस्कार हुआ है। यानी इतनी बड़ी त्रासदी हमने कोरोना में झेली है, इससे भी बड़ी रही होगी। एक बात और भी जानना चाहता हूँ कि आपकी टीम जब इसमें काम कर रही थी, तो उस टीम को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्या आपको अपने परिवार से किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्योंकि लोग तो निकल ही नहीं रहे थे, लोग एक दूसरे को संभाल भी नहीं रहे थे, पहचान भी नहीं रहे थे। बहुत स्थितियां दयनीय थी, हम सबने देखा है। वो काल जब याद आता है तो सिहरन सी होने लगती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। सही पूछ रहे हैं आप मेरे को। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 10,000 जो शव का अंतिम संस्कार है, उसकी संख्या 10,000 नहीं है। 300 प्लस में वो लोग ऐसे थे जो हम लोगों ने, जिनका उनके धर्म के अकॉर्डिंग इन लोगों का अंतिम संस्कार, किसी को अगर कब्रिस्तान में भेजना है उनको वहाँ पे, किसी को इधर शमशान में लाना है, इसको इधर करके हम लोग इन लोगों का अंतिम संस्कार कर रहे थे। और वो 300 प्लस में थे वो लोग। ठीक है, मैं क्योंकि ये तो इतना ज्यादा हो जाएगा। हाँ, वही मुझे भी लगा, लेकिन मुझे इसको करेक्ट करना ज्यादा जरूरी था। जी 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 हाँ जी, वो ज्यादा अच्छा है, कोई उसमें नहीं है। लेकिन मैं फिर से कहती हूँ कि एक भयावह मंजर था वो उस समय पे। और आप समझ सकते हैं, मेरे पास तो शायद आपके पास भी आई होगी, कुछ फोटोज ऐसे थे कि एक बार में 80 या 120-100 ऐसी बॉडी जब एक साथ जल रही होती है, तो आप स्वयं, हम लोग आकलन कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं कि वो कितना भयंकर दृश्य होता है उस समय। समझ ही में नहीं आता है। मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था इस तरीके का। और रही चुनौतियों की बात, तो
बहुत चुनौतियां आई हैं इन सब चीज़ों में। जो हमारी टीम थी बहुत, बिल्कुल पहले मैंने 5 लोगों को उतारा क्योंकि बीमारी भी वो ऐसी थी। हमने कहा ये तो हमको नहीं पता था कि किसका, क्योंकि जितना भी हम लोगों ने डॉक्टर से सुना था या जितना भी मेडिकली बताया जा रहा था कि इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। कई मंजर तो हम लोगों ने ऐसे केस देखे थे कि अच्छा खासा जो लोग जिमिंग कर रहे थे, योगा कर रहे थे, कई सारी मतलब एक्टिविटीज में वो बिल्कुल एक्टिव थे, नेचुरली हर चीज को खाना भी उनका नेचुरल तौर पे होता था सारी चीजों का, और वो लोग की डेथ हो गई। तो इसमें थोड़ा सा एक डर बैठ जाता है दिमाग में कि समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये बीमारी किसको अपने चपेट पे ले ले। तो ये सब देखते हुए जो मेरी टीम थी, सबसे पहले मैंने 5 लोगों की अपनी टीम बनाई और मैंने कहा कि इस समय कोई पैदल जा रहा है, वो भूखा है, एम्बुलेंस की इतनी सारी दिक्कत हो रही है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहे हैं, भर्ती लोग नहीं हो पा रहे हैं, और जब वो थोड़ा सा भी क्रिटिकल पोजीशन में जा रहा है तो उसका बिल्कुल जो मतलब ब्रीदिंग सिस्टम था वो डाउनफॉल होता जा रहा है। तो बस ये था कि बचाना है, जितना हो सकता है हम लोगों को बचाना है। लेकिन उसमें दिक्कतें हम लोगों को ये आ रही थी। सबसे पहले तो बहुत अफरा तफरी थी, हर शहर में अफरा तफरी थी, पूरे हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में अफरा तफरी थी। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ पे तो हमारे डॉक्टर्स जो थे वो भगवान थे, अपनी जिंदगी भी वो लोग दांव पे लगा करके दूसरे को बचा रहे थे। बहुत सारा नुकसान भी हुआ जिसमें हमारे मेडिकल वॉरियर्स जो है वो उनका भी डेथ हुआ उसी को लेकर के। और मतलब ये नहीं समझ आ रहा था, जब फोन आता था हमारे कानों में, फोन आता था मैम बचा लीजिएगा, मेरे जो हस्बैंड है, कोई कहता था मेरा बेटा है, कोई पेरेंट्स को बताता था। ऐसे में लगता था कि हम लोग कैसे करके अपनी गाड़ियों में, आपको आज इस आप ही के चैनल के माध्यम से सच भी बताऊं मैं, हमने कहा घर से चाहे कितनी भी डांट मिल जाए या हमको अगर इस किसी की मदद करने के लिए मान लीजिए मैं मरती भी हूं तो कोई मुझे दुख नहीं होगा, ठीक है कि किसी को बचा रहे थे। मैं अपनी गाड़ी में बैठा बैठा के अपनी गाड़ियों में हॉस्पिटल कैंपस तक कोविड पेशेंट्स को ले गई। और उसमें ठीक है सारा हम लोग सैनिटाइजर अपने साथ रखते थे, मास्क रखते थे, पीपी किट भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये हिम्मत करना तो मैं अपनी टीम को भी दाद देती हूँ। और टचवुड कुछ ऐसा हुआ था कि हमारी टीम के भी 9 लोग बहुत सीरियस हो गए थे, जिसमें तो 2 लोगों की वेंटिलेटर पे जाने की नौबत आ गई थी। और ईश्वर ने ऐसे किया कि शायद हम किसी नेक काम पे हम लोग लगे हुए थे, वो लोग फिर अपने वो पीरियड जो ट्रीटमेंट का पीरियड होता है उसमें वो लोग ठीक होने के बाद ये बताते हुए मुझे वाकई अत्यंत खुशी हो रही है कि वो फिर उसी दुगनी और जोश के साथ और ऊर्जा के साथ फिर से अपने काम में लग गए। और रही बात शमशान का जो हाल था, आज मैं फिर आपको बता रही हूँ, लकड़ियां नहीं थी उनको जलाने के लिए, वहां पे वो व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं थी। जब एकदम से हुआ, उसमें मैं किसी को इस समय दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन अनएक्सपेक्टेड जो ये बीमारी हुई उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से काम करना है। रात दिन हर डिपार्टमेंट, हर इंसान, हर समाज सेवी, सरकार, प्रशासन सब लगा हुआ था, पर बहुत भयंकर। आज मुझे लगता है कि शायद हम भी भूले तो नहीं है उस मंजर को, लेकिन अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं कि बाप रे, समझ नहीं आता कि वो चीज थी क्या। चुनौतियां इस प्रकार थी कि अगर हम एक को लेकर के हॉस्पिटल तक उसको किसी भी तरीके से एम्बुलेंस करवा करके और हम ले जा रहे हैं। सबसे पहले तो एम्बुलेंस का मैं बताती हूँ, उस समय एम्बुलेंस की वैसे जो व्यवस्थाएं थी वो कम नहीं थी, लेकिन केसेस इतना ज्यादा हो गए थे कि वो बिल्कुल कम लग रही थी उस समय। अगर एक को लेकर के हम बहुत जी ऐसा नहीं, और लेकिन इतना ज्यादा था, बहुत ज्यादा था, शायद काउंटिंग करना मुश्किल था, चाहे सरकार के लिए हो, चाहे प्रशासन के लिए हो, चाहे हम लोगों के लिए हो। एक को लेके हम आधे रास्ते नहीं पहुंच पाते थे, दोबारा इस तरीके से हो जाता था। तो बहुत दिक्कतें आई, बहुत सारी परेशानी आई, बहुत सारे परिवार इसमें बर्बाद हुए, बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को खोया। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि जो ये पूरा टीकाकरण, वैक्सीनेशन और सारी चीजें, ये एहतियात अब बरत लिए गए हैं, ईश्वर न करे कि दोबारा इस तरीके से ये चीजें हो। हाँ, आज हम लोग दिल से भी, दिमाग से भी और मेडिकली भी पूर्ण रूपेण मजबूत है जी। ठीक है सुनीता जी, आप जब नेत्रहीन बच्चों के लिए काम कर रही हैं, तो क्या कोई ऐसे उदाहरण भी आपके सामने आए हैं कि कुछ ऐसे बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हों और ब्रिलियंट्स हों, जो अपने फील्ड में कुछ आगे कर सकते हों, या
चाहे वो पढ़ाई में हो। अभी हालांकि आपने म्यूजिक का और सिंगिंग का जिक्र किया था, लेकिन क्या आपको कुछ संभावनाएं दिखाई देती हैं कि इनमें से कुछ बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में भी आगे जा सकते हैं, या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो इनके भविष्य के लिए और इनके पूरे परिवार के भविष्य के लिए प्रेरणादायक हो? हाँ, ये तो है, क्योंकि जो बच्चे हैं ऐसे, उनको बस मोटिवेट करने की ज़रूरत है। हमारा जो भूमिजा वेलफेयर फाउंडेशन है, उसकी तरफ से हम लोग यूजुअली यही काम करते हैं कि उन बच्चों को मोटिवेट करना, उनको हिम्मत देना, उनको रास्ता दिखाना, उनको ये समझाना कि आप कर सकते हो, आप कहीं पीछे नहीं हो, किसी से पीछे नहीं हो। और जब ये मोटिवेशन वो फील करते हैं ना, तो वो हमने देखा है उनमें कैसे चेंजेस आते हैं। उनके वो देख नहीं सकते हैं, कहीं सुन नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते, ऐसे भी बच्चे हैं जो कि इशारों से और अपने लिख करके, जो कि बिना मतलब उनके लिए लिखना और करना बहुत कुछ वो करते हैं, जो कि हम लोग के लिए खुद बहुत अमेजिंग होता है। ऐसी ऐसी चीज़ें वो लोग करते हैं, चाहे पेंटिंग हो, चाहे कलरिंग हो, और कुछ हैंडीक्राफ्ट्स बनाने में। ये बच्चे तो मुझे लगता है नॉर्मल बच्चों से भी ज़्यादा इनके काम में सफाई और अच्छे से कर पाते हैं। बस अच्छा, वही है कि उनको हाँ ठीक। गाइड करना पड़ता एक आप बता रही थी एल्डर होम्स पे भी आपने काम किया है, मुझे ये जानकारी इस शो में ही मिली। मुझे केवल इतना बताया गया था कि नेत्रहीनों पे आपने काम किया। तो एल्डर्स होम में आपने जिक्र किया कि कोई उनके अपने छोड़ जाते हैं, फोन बंद कर लेते हैं। ये क्या उन जो आप उनकी जो उनसे आपकी बातचीत होती है, तो ये किस तरह के सामाजिक चेंजेज आ रहे हैं? क्या इसके पीछे कारण है? क्या वो लोग गरीब हैं, या ऐसे सक्षम लोग भी आपने देखे कि जिनके पास सब कुछ है लेकिन आज एल्डर्स होम में जीने को मजबूर हैं? क्या आपने उनकी स्टडी किस तरह से की है? जी, एक्चुअली हमारा उनसे बहुत अच्छे से इंटरेक्शन हुआ है। एंड जैसे अपने माँ बाप से हम इंटरेक्शन करते हैं, वैसे ही हमने उनको टाइम दिया है और उनके पास बैठ के उनको समझा है और उनको अंडरस्टैंड किया है। तो जहाँ तक ये है, वो अच्छे से जॉब से रिटायर होने के बाद और अच्छी पेंशन आ रही है उनके बाद, उसके बावजूद वो ओल्ड एज होम में पड़े हुए हैं। जहाँ पे ये होता है कि अगर घर में कोई शादी ब्याह है या कुछ फंक्शन है, तो उनके बच्चे उन्हें लेकर जाते हैं और एक दो दिन रख के फिर वापस वहीं छोड़ जाते हैं। इट इज़ सो सैड, मतलब बहुत दुख होता है कि एक अम्मा जी थी, काफ़ी एजेड, तो हम लोग यूजुअली जाके उनसे मिलते रहते हैं। उस दिन वो थी नहीं, तो हमने बोला भाई वो कहाँ गई हुई है, तो पता चला कि उनके पोते की शादी थी, तो उनका बेटा उन्हें 2 दिन के लिए लेकर के गया है, अरे क्योंकि वहां पे उनको प्रेजेंट करना है कि भाई ये माँ है या। तो मतलब दैट इज सो हार्ट ब्रेकिंग कि मतलब आप इस तरह से बताओ, माँ बाप को छोड़ रखा है। और वहां पे यूजुअली सभी के साथ है, यही है, मतलब ये तो आपने 90%। सुनीता जी, इसमें क्या गरीबी एक कारण है, या जो सामाजिक चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, वो एक वजह है? वो वही वो आजकल ट्रेंड है न्यूक्लियर फैमिलीज का। अब जैसे पुराने जमाने में हम लोग सब लोग बड़े हुए हैं अपने दादी बाबा नानी नाना सब पूरी फैमिली के बिल्कुल। साथ, चाची चाचा ताऊ, और वो उसमें बच्चों को पता भी नहीं चलता था कब बड़े हो गए, कब किसको भूख लगी है, कहाँ किसी ने खा लिया। अब आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो उसमें बस हस्बैंड वाइफ और बच्चे, और किसी का इंटरफियरेंस नहीं चाहते हैं। जबकि अगर हमारे घर में बुजुर्ग होते तो बोला जाता है जिस घर में बुजुर्ग है वो घर हंसता रहता है, घर में ताला बिल्कुल कभी सही नहीं बात है। लगाने की जरूरत पड़ती। बट आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि वो उनको छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें इंटरफेरेंस लगता है उनका, और उनकी देखभाल नहीं कर सकते हैं। तो कई को हमने फोन करके खुद बोला कि भाई आप कोई हेल्पर रख लीजिए, या उनके तो पेंशन आती है, देन ऑल्सो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। दिस इज द रीजन। अब सोचिए बिल्कुल। कि हम लोग जितने भी मेंबर्स हैं, हम लोग जाते हैं वहाँ पे, ईच एंड वन ऑफ अस, हम लोग इंटरेक्शन करते हैं सबसे। तो कुछ तो अपने पुराने जमाने में ही है बेचारे, जो कि भूल चुके हैं, याददाश्त चली गई है, तो वो उसी उसमें हम्म। जमाने में जी रहे हैं कि हमारा घर ये ऐसा है, ये इतने हमारे घर में लोग हैं, ये बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, ऐसे करते हैं, हम ऐसे रहते हैं, मेरा रूम ऐसा है।
अब उनसे बात करके मतलब लिटरली रोना आ जाता है, पर क्या कर सकते हैं, जितना हो सकता है हम लोग टाइम देते हैं, बात करते हैं, उनकी समस्याओं को कोशिश करते हैं दूर करने की। उनसे बात करने की कोशिश की, उनके बच्चे या उनसे, तो कोई मतलब कोई सुनना ही नहीं चाहता है और वो लोग फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं। कई जी, बच्चे बहुत भी दुखद है। ऐसे हुए हैं जिनके कोविड में, आपको बताऊं, कोई, हाँ, रिलेटिव्स, उनके पेरेंट्स खत्म हो गए, उनकी डेथ हो गई, तो उन बच्चों को उनके जो कजन्स वगैरह या उनके साथ रह रहे थे वो आके चुपचाप, सोचिए, छोड़ के चले गए हैं। एक लड़की आई मेट एंड मुझे इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, इतनी प्यारी सी बच्ची, उसके कजन ब्रदर ने उसे झूठ बोल के वहाँ छोड़ दिया कि मैं जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए ट्रिप उस पे, ऑफिस के काम से टूर पे, एंड मैं आके पिक कर लूंगा, और फिर वो कोई आया नहीं एंड शी इज सो डिप्रेस्ड। हम लोग ने उससे बात कर करके थोड़ा संभल गई है, बट फिर भी उसके मन पे कितना वो हुआ होगा, उसे कष्ट हुआ होगा, वो तो वही समझ सकती है, उसको कोई और बिल्कुल। नहीं समझ सकता है। अ, तो ये सब समस्याएं हैं, धीरे धीरे काम कर रहे हैं, और मुझे लगता ठीक है है। अगर सब लोग काम करेंगे और सपोर्ट करेंगे तो उतना ही ज़्यादा समाज में बदलाव जल्दी ही आएंगे। जी। डॉक्टर खन्ना, आप जिस तरह का ये जो काम करते हैं, एक तो ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या कोई एक्सीडेंटल जिसके ये होंठ कट जाते हैं या नाक कट जाती है, कान कट जाते हैं, उसी तरह के पेशेंट्स का इलाज संभव है, या कई बार ऐसे केसेस भी आते होंगे कि जो बचपन से ही उनके इस तरह की प्रॉब्लम हो, तो किस तरह के केसेस में इलाज संभव है? क्या कोई ऐसा भी है कि मान लीजिए किसी का होंठ कट गया, अब उसका संभव ही नहीं है? क्या मतलब आप उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं? क्या उसको तरीका क्या है? डॉक्टर खन्ना, मुझे लगता है डॉक्टर खन्ना तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अमृतलाल जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आप कृत्रिम अंग बांटने की बात है, अभी आपने ये बताया था कि पिछले 3 साल से आप ऐसे बच्चों का इलाज करा रहे हैं जिनके दिल में छेद है, लेकिन जो कृत्रिम अंग बांटने का काम है वह कितने सालों से आप कर रहे हैं? कृत्रिम अंग हम कृत्रिम अंग जो है हम पिछले 20 साल से बांट रहे हैं। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से पिछले मिली? किस तरह से ये ख्याल आया कि आपको ये काम करना चाहिए? फिर जब आपने काम शुरू किया, उस समय फंड कहाँ से आपने जुटाया? ऐसा है, फंड जो है वो हम अपने मिलने वालों जुलने वालों से ही लेते थे। हमने जी, आज जी। तक कभी किसी सरकारी संस्था से कोई फंड नहीं लिया है। बस सिर्फ एनआईवीएच देहरादून वाले जो है वो हमारी मदद करते हैं। वो हमें ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कान की मशीन, ये सब उपलब्ध कराते हैं। अब तक आप कितने लोगों को इस तरह के अंग वितरित कर चुके हैं? मेरे ख्याल कम से कम 10,000 लोगों को हम ये उपलब्ध करा चुके हैं। एक बात और जाननी थी, अगर इसके मान लीजिए इस तरह के लोग हैं, तो वो आपसे कैसे हाँ, संपर्क कर सकते हैं, या आपने जैसे बताया कि आप खुद ही उनको खोजते हैं, कैसे करते हैं आप ये? हम लोग हर महीने एक कैंप लगाते हैं। उस अच्छा, कैंप में उन सबका रजिस्ट्रेशन करते रहते हैं और साल भर तक जितने रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। डॉक्टर वैभव खन्ना, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है डॉक्टर वैभव खन्ना से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आज आप सब लोगों ने जिस तरह से अपने बारे में बताया, और आप जिस प्रकार से समाज में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, हम सब लोग समाज से सब कुछ पाते हैं लेकिन समाज को वापस नहीं कर पाते। आप ऐसे लोग हैं जो समाज को रिटर्न कर रहे हैं। ऐसे और भी बहुत से लोग होंगे। उन सबको इस अमृत काल में, इस अमृत महोत्सव में बहुत सारी बधाइयां। आप सब लोगों का भी बहुत सारा धन्यवाद कि आप सब लोगों ने समय दिया और आप इस तरह के कामों में जुटे हुए हैं। हम आपसे फिर आपने जो बताया है उस पर अलग से स्टोरी भी करेंगे, अपनी टीम को हम बातचीत करके सभी के साथ में जुड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो कहानियां हैं, ये कहानियां दिल दहला देने वाली हैं। ये लोग समाज में परिवर्तन का बीड़ा उठा लिया है। इन्होंने ये नहीं सोचा कि कौन साथ देगा, कौन साथ नहीं देगा। ये चल पड़े।
जब अकेले चले तो कोई नहीं था, जब चलने लगे तो कारवां साथ हो लिया। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ये देश ऐसे ही नहीं बना है। इस देश को बनाने में ऐसे ही लोगों का योगदान है। ऐसी ही चुनौतियां हम सब लोगों ने उठाई हैं, इन चुनौतियों का सामना करा है। 15 अगस्त का यह दिन हमारे इस अमृत महोत्सव को और आगे लेके जाएगा। आजादी अक्षुण्ण रहेगी, ये लोकतंत्र जीवित रहेगा और ऐसे लोगों की बदौलत ही हम और हमारा देश आगे बढ़ता रहेगा। जय भारत, जय हिंद।